मैं आऊंगा आपके पास रविंद्र भाई, अभी तो मरने वालों की बात या बहुत पुरानी बातें कि इसको नहीं इसको नहीं, ताजा तो आपने देख लिया। अभी हमने देखा था जब उपराष्ट्रपति पद की शपथ हो रही थी, जगदीप धनखड़ साहब थे और कैसे मुंह मोड़कर चले गए थे, ऐसा कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। जैसे मैंने कहा कि अपनों पर करम, गैरों गैरों पर करम, अपनों पे सितम। तो एक तो वो, और दूसरा देखिए अब कोविड भी भरपूर तरीके से आपको सब चीजों पे हो रहा है। और इसके साथ साथ जो कल वहां से निकला है, जो आपका बहुत प्रिय, जो आप बहुत उसके मास्टर प्लेयर हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो एस वाई कुरैशी साहब ने जिस तरीके से लताड़ लगाई है, लेकिन शर्म नाम की अब चीज कहीं भी नहीं है, ना तो सत्ता पक्ष के लोगों को है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो उम्मीद करना बेकार है। सब पर आपकी प्रतिक्रिया रविंद्र जी। जी नमस्कार संजीव भाई। और देखिए, सबसे पहले जो विषय आपने उठाया कि कितने सारे घुसपैठियों का अरुण जी ने भी जिक्र किया। अब एक सड़क पे ना एक बार ट्रैफिक लाइट सिग्नल हो गया, तो सिग्नल पे एक गाड़ी वाला खड़ा था, ग्रीन लाइट हो गई तो भी वो हिला नहीं। पीछे से एक बंदा आया, उसने कहा भाई साहब ये जो दिख रही है ना लाइट हरी, इससे ज्यादा हरी नहीं होगी अब, ये इसी में चलना पड़ेगा आपको। तो इस सरकार को कोई बता दो कि भैया इससे ज्यादा सरकार नहीं आएगी आपकी, ये जो सरकार आ गई है ना इससे ज्यादा 303 से 240 पे आ गए यार, अभी क्या करोगे, तो उल्टी गिनती है बॉस। इससे ज्यादा सरकार नहीं आएगी, अब कुछ काम भी करना पड़ेगा। कब तक ये घुसपैठी करते रहोगे? कुछ आपके अंडर में क्या आता है, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनका भी जिम्मेदारी निभाओ। कब तक ये बात कहते रहोगे? कब तक माँ का, पिताजी का, ये तमाम बातें जो फालतू की आप कर रहे हो, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आज की तारीख में जो लोगों की हालत है उस पर थोड़ा सा दया करो, और कुछ काम करते हुए, चलो कर तो नहीं पाओगे लेकिन काम करते हुए दिख तो जाओ। वो काम भी आप किसी और के जिम्मेदारी ठहरा रहे हो, घुसपैठी आ गए। अब लोग जाहिर है ये बात तो पूछेंगे भाई कैसे आ गए घुसपैठी, आपकी कुछ तो थोड़ी बहुत तो जिम्मेदारी होगी। इलेक्शन कमीशन का तो जगदीप धनखड़ का आपने पूछा। देखिए जगदीप धनखड़ की बिल्कुल सही बात आपने बोली कि मतलब निकल गया तो नहीं पहचानते। वो ऐसे जगदीप धनखड़ हाथ जोड़ के खड़े रहे, और न नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की, ना अमित शाह ने उनसे बात की। वो ऐसे निकल गए, जबकि उसी कतार में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी खड़े थे, वेंकैया नायडू भी खड़े थे, हामिद अंसारी भी खड़े थे। उनसे उन्होंने बातचीत की, अभिवादन स्वीकार किया और वो निकल गए। और पीछे पीछे जो है अमित शाह निकल गए, लेकिन इनसे कोई बात नहीं हुई। इनसे ना किसी ने बात करी, ना इनकी तरफ किसी ने देखा। जितना बेइज्जती, अपमान जगदीप धनखड़ का वहां पर हुआ, मुझे लगता है अगर वो ना जाते तो ज्यादा ठीक था। लेकिन अच्छी बात, ठीक है। लेकिन दिक्कत तो ये लग रही है कि आना जाना भी मुझे लगता है उनके हाथ में नहीं है। उनको कहा गया होगा भाई यहाँ पे आना है और यहाँ पे नहीं आना है, तो इसलिए वो आए होंगे। इलेक्शन कमीशन की जो बात है संजीव जी, चुनाव आयोग की स्थिति तो ऐसी है कि भाई 3 जो चुनाव आयुक्त थे, जिसमें लवासा साहब, एस वाई कुरैशी और रावत जी, उन तीनों ने कुछ रोज पहले एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी के कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने जिस तरह से बोला, और एस वाई कुरैशी ने जो खुल के बोल दिया, अब वही बात है, इससे ज्यादा अब और क्या बोलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, लेकिन वही ढाक के 3 पात। अब इतनी ज्यादा जो कल बात बोली इलेक्शन कमीशन ने, फ्राइडे को जो एफिडेविट दिया, जिसमें कह दिया कि हमारे तो काम में कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। अगर इस तरीके से कोई कहने लगेगा, हस्तक्षेप की बात करेगा, तो बताइए फिर फेडरल स्ट्रक्चर से लेके और डेमोक्रेटिक सेटअप में जो इक्वल जो कोर्ट का न्याय व्यवस्था की न्याय व्यवस्था का औचित्य क्या औचित्य? न्याय देंगे किसको? जब पुलिस वाले कहेंगे भाई हमारे काम में आप दखल क्यों दे रहे हो, जब ईडी कहेगा जी हमको तो मारना ही रेड है और कुछ करना ही नहीं, तो आप काहे चक्कर में पड़े हो? तो आप बताइए ना, न्याय की व्यवस्था कहे तो पूरा चेक एंड बैलेंस का जो हमारा एक सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप तो उसी को चैलेंज कर रहे हो, और उसको चैलेंज भी डंके की चोट पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कर रहे हो। तो अब ये बहुत हैरानी की, चिंता की बात है संजीव जी, कोई सामान्य घटना ही नहीं, हम लोग नहीं देख रहे। हम लोग पतन की गर्त में जाते हुए संवैधानिक संस्थाओं को देख रहे हैं, और इस इतिहास को आज से जब 20, 30, 25, 40 साल के बाद हम लोग बैठ के बात करेंगे, तो इन दिनों को इतिहास के काले पन्नों में दर्ज किया जाएगा। जैसे हम लोग आज जब चर्चा करते हैं, तो डेमोक्रेटिक सेटअप में इंदिरा गांधी ने जो बातें करी थी, पत्रकारों के साथ जो काम किए थे, इमरजेंसी का जो दौर था, उसके पहले अंग्रेजों का जो दौर था, वो भारत के इतिहास में काले पन्नों में दर्ज है। उसी तरीके से ये जो बातें आज हमारे सामने हो रही हैं, ये मानव अधिकार से लेके संवैधानिक संस्थाओं के
दुरुपयोग और उनका दोहन को लेके ये तमाम बातें हिंदुस्तान आज जो देख रहा है वो एक हिस्ट्री के काले पन्ने को अपने सामने बनते हुए देख रहा है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही है। लोगों को समझ नहीं आती है, ये यहां भी नहीं आती। आप विश्व इतिहास उठा के देख लीजिए, जहां पर भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं वहां पर राजा जो है या प्रधानमंत्री है वो जनता के प्रिय रहे हैं, वो जनता के प्रिय रहे हैं। धीरे धीरे जो है उनके साथ ऐसा हुआ, यहां पर भी स्थिति वही है। नरेंद्र मोदी जनता के प्रिय रहे, इनको लोगों ने खूब वोट दिया, लेकिन खूब वोट देने में भी 38% से ज्यादा लोगों ने वोट कभी नहीं दिया। वो भी एक लिमिट कर दी कि इससे ज्यादा लोगों ने कभी नहीं पसंद किया है। उसके बावजूद आज आज तो घट के 32% पे आ गए हो 2024 में। तो आपका जब पीक टाइम था, जब आपने 300 सीटें जीती, तब भी एक लिमिटेशन लोगों ने लगा दी थी। आज तो उसको और कमजोर कर दिया है और घटा दिया है। और इस तरह के अनपॉपुलर जो आप फैसले सरकारें कर रही हैं, ये फैसले न केवल व्यक्तिगत तौर पर इमेज को खराब करेंगे मोदी के, बल्कि साथ ही साथ ये भारत के संविधान पर भी कुठाराघात है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वही अपहेल्ड किया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली है कि ये इलेक्शन कमीशन के लिए आखिरी चेतावनी है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली है कि वक्फ बिल को भी उन्हें वक्फ बिल को भी कुछ चीजें पलटी है, वक्फ पे भी पलटी है। वक्फ बोर्ड में जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो यही कहा है। देखिए कितनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो यही बोली है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो संविधान के तहत ताकत दी गई है हमारी विधायिका को, तो संसद ने जो कानून पारित किया है, जब तक हम लोग उनको संवैधानिक कसौटियों पर खरा नहीं उतार लें, तब तक हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो संवैधानिक है। लेकिन क्या ये कानून संवैधानिक है? क्या इसके जो प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने आज डिलीट किया है, आज इनको खत्म किया है, क्या वो संविधान के अंतर्गत ठीक थे? अब बताइए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या जाहिर किया है? सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मुख्य बिंदु हिंदुस्तान के संविधान के हैं, जिसमें हिंदुस्तान की यकजहती, जो हमारा भाईचारा है, उसी को तो प्रिजर्व करने की बात कही है, उसी को तो खत्म करने की कोशिश सरकार ने की थी इस कानून के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसके अलावा कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा कि भाई मुसलमानों का संगठन है तो उसको मुसलमानों को सौंप दो। इसमें तो ये तो पहले से ही तय था। उन्होंने कहा कि भाई रजिस्ट्रेशन का पहले से अधिकार है तो उसको होने दो, हम लोग उसमें कुछ नहीं कहते। वही तो सामान्य बातें कही हैं। जो बातें भारत के यकजहती को, भारत के जमुना गंगा तहजीब को खराब करने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया। इतना ही तो किया है। और वही तो विपक्ष भी कह रहा था, वही तो हिंदुस्तान की आवाम भी कह रही थी कि ये काम मत करो, इसके अलावा जो करना है वो कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको कानून के तौर पर दे दिया। मतलब अब जो इलेक्शन आने वाले हैं 3 स्टेट्स के, सबसे महत्वपूर्ण है, बिहार का आने वाला है, इसके बाद असम और बंगाल का चुनाव है। उन चुनाव को ध्यान में रखते हुए ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स जो बीजेपी ने करी थी और पूरा 1 साल 1.5 साल का ये एजेंडा था, वो एजेंडा कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ इस आदेश के बाद दिख रहा है कि कैसे बंगाल और बिहार और आसाम जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें वक्फ का उपयोग करेंगे। और उसी तरीके से एक पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत ज्वाइंट कमेटी बनाई गई और उसके बाद उसमें किसी का भी आपने सुझाव नहीं लिया। ये पूरे घटनाक्रम उसके हिसाब से है। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये दिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया। अब नई स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी बीजेपी को इन 3 स्टेट में चुनाव में जाने। बिल्कुल ठीक है, नई स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। मैं अरुण जी आपके साथ हूं, मैं 2-3 एक मैं चाहूंगा कि सुन लीजिए जो वक्फ का है। मैं आपसे सवाल लेकिन बहुत अलग करने वाला हूं, ये भी आप चाहेंगे तो बोलिएगा। जी 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 जो बातें राजेश भाई ने कही वो बड़ी उम्दा बातें बोली, बहुत खूबसूरत, बहुत सारा कुछ बहुत सही कही है, बिल्कुल सही कही कि पिता याद नहीं आते। ये सुनिएगा, ये उस पे है, वक्फ पे। उसको भी काफी वेग रखा था स्टैट्यूट में, तो उसको भी लिमिट कर दिया गया है कि 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते। जो 3 और मेन इश्यूज थे जिस पर यह कहा गया था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं सेक्शन 23 में, जो पहले मुस्लिम होते थे, उसके बारे में काफी बहस की गई थी। तो कोर्ट ने कहा है उसको हम अभी स्टे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हो सके गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए कि वो मुस्लिम हो तो बेहतर है। बाकी जो कोर इश्यूज थे उसमें ये था कि कलेक्टर का जो पावर था 3C में प्रोवाइजो जोड़कर कि जब तक वो प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं हो जाती तब तक वो वक्फ नहीं मानी जाएगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री नॉन वक्फ कर दी जाएगी, उसको कोर्ट ने क्लियरली स्टे कर दिया है। तो वो एक बहुत
अच्छा ऑर्डर है। वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूजर के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था। उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। चूंकि अभी एंट्री में स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि एंट्री में स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। उसको भी स्टे कर दिया गया है। जो सेक्शन 3R के तहत ये कहा गया था कि 5 साल का एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है, उसको भी कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्टे कर दिया है।